हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 4 है ये। और मैं वीडियो मर्ज भी कर दूंगी, एक ही वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है लाइन टू लाइन, मतलब एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी फसलों को उगाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। तो अलग अलग तरीके से हम लोग ना क्रॉप्स को उगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको उगाने के बाद बेनिफिट मिले। तो वो कैसे होता है? तो देखो, मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. For example, wheat plus gram और wheat plus mustard। और तो देखो क्या होता है कि हम जनरली क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो एक लैंड पर एक ही फसल उगाते हैं। बट अगर हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, मतलब ज़्यादा अच्छे से हम लोग उससे उपज निकाल सकें, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, तो उसके लिए हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग के हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि भाई वीट और ग्राम को आप एक साथ उगा लो, गेहूँ को और मस्टर्ड को, सरसों होता है ना, तो गेहूँ और सरसों ये साथ में उगा लो, या फिर ग्राउंड नट, मूंगफली और सनफ्लावर को आप एक साथ उगा लो। तो उससे क्या होगा, ज़मीन पर आपको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग फसलें ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स भी देती हैं और न्यूट्रिएंट्स लेती भी हैं। तो जो फसलें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेती हैं ज़मीन से, उनको आप साथ में उगा सकते हैं ताकि उनको आराम से न्यूट्रिएंट भी मिल जाए और आपको 2 फसलें भी मिल जाएँ। तो समझ रहे हैं, एक ही टाइम पर एक खेत पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाना। अब मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं कि ये अगर खेत है तो इतने पार्ट पे आपने वीट उगा दिया और इतने पार्ट पे आपने मस्टर्ड उगा दिया। तो इससे क्या होगा, 2 फसलें एक ही टाइम पर उग जाएंगी। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। तो भाई अगर एक क्रॉप सपोज करो कि खराब हो भी गई तो दूसरी क्रॉप आपकी बची रह जाएगी। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। तो इससे पहले हम देख रहे थे मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में एक कोई हम डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो करते, कहीं पर भी कोई सी भी फसल उगा देते हैं। इंटरक्रॉपिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, बट हम एक फिक्स पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि a few rows of one crop alternate with a few rows of second crop। मतलब एक रो में आपने एक क्रॉप उगाई, फिर नेक्स्ट रो में आपने क्या किया, नेक्स्ट रो में आपने कोई दूसरी क्रॉप इस तरीके से उगा दी, फिर पहली वाली उगा दी, फिर दूसरी वाली उगा दी। तो फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन और मेज़ आपने साथ में उगाया, और फिंगर मिलेट या फिर बाजरा या फिर आपने लोबिया साथ में उगा दिया। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। तो इस तरीके से कि भाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है दोनों की अलग अलग हों। दिस एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। तो हम फसलों को इस तरीके से चूज़ करते हैं कि भाई अगर मान लो कि सोयाबीन है वो अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ज़मीन से, और जो मेज़ है वो अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो दोनों के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, एक दूसरे से वो कंपटीशन भी नहीं करते हैं। और एक फसल अगर सपोज ख़राब हो गई तो दूसरी फसल तो रह जाएगी। और जो है ये भी होता है कि बेटर न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है, और एक बीमारी दूसरे पर लगी तो दूसरा हो सकता है बच जाए। तो ऐसा, जैसे देखो ये देखो, गोभी उगा दी, फिर उसके बाद कोई और दूसरी फसल उगा दी, फिर से गोभी उगा दी, फिर कोई और दूसरी फसल उगा दी। इस तरीके की जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है इसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हमने ऐसा करा था कि एक लैंड है, इतने पर आपने क्या किया, गेहूँ उगा दिया, और इतने पर आपने सरसों मस्टर्ड उगा दिया। बट इंटरक्रॉपिंग में एक लेयर एक क्रॉप की, फिर दूसरी क्रॉप, फिर से पहली वाली, फिर दूसरी वाली, इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग होती है जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग हमने देखा, इंटरक्रॉपिंग हमने देखा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम भी बना करके दिखा सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट आपका काम फिर लगता है। अब ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड आर growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation।
अब व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक लैंड का पीस है, उस पर अलग अलग आप क्रॉप उगा रहे हो इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। मतलब एक के बाद कौन सी क्रॉप उगेगी, ये प्री प्लान करके आप उगा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। पहले ये वाली लगाई, फिर इसके बाद हमने डिसाइड कर रखा है कि इसके बाद हम ये वाली लगाएंगे, तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। तो ड्यूरेशन पर डिपेंड करके क्रॉप रोटेशन जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन पर हम लोग लगाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर and irrigation facilities decide the choice of crop to be cultivated after one harvest। तो भाई मॉइस्चर कितना है, मतलब नमी कितनी है, इरिगेशन कितना होगा, तो अलग अलग जो जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ना, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी फसल अब हम उगाने वाले हैं। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विथ गुड हार्वेस्ट। तो अगर क्रॉप रोटेशन आप अच्छे से करेंगे तो एक ही ज़मीन के टुकड़े पर आप एक बार में 2 या 3 क्रॉप्स एक ही साल में उगा सकते हैं। पहले आपने गेहूँ उगा दिया, फिर चावल उगा दिया, फिर कोई सब्जी उगा दी या कोई फ्रूट्स उगा दिए, तो ये होती है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सी क्रॉप किसके बाद उगाई जा सकती है। फिर उसके बाद हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भाई जो हम फसल उगा रहे हैं वो फसल को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो क्रॉप रोटेशन आ गया समझ। एक ही फील्ड पर हम साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाते हैं और उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज। तो जो हम फसल उगाते हैं उस पर बहुत सारे वीड्स भी हो जाते हैं, मतलब वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट की हमें ज़रूरत नहीं है, घास वगैरह एक्स्ट्रा उग जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स ले रही है ज़मीन से, तो वो हटाना। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खराब करते ना फसल को, वो भी हटा देना। बीमारियाँ लग जाते हैं फसल को, तो उसको भी हमें ठीक करना होता है। तो इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट अ एप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। तो हम अगर अच्छे से नहीं ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर हमारी क्रॉप खराब होने के हमारे चांसेस रहते हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। तो वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंथियम, लाइट चली गई। जेंथियम जो है वो एक टाइप का क्या है, वीड है। जेंथियम और पार्थीनियम या फिर साइपेरियस, मोथा, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। तो मतलब जो क्या करते हैं, वीड्स आपकी फसल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए थी, वो न्यूट्रिएंट्स वो वीड्स ले जाते हैं। तो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप की ग्रोथ को जो वीड्स होते हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज असेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। तो वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी रहे, उसको अच्छे से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। जनरली अब हम लोगों ने वीट के बारे में देख लिया। वीट क्या होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमने उगाई नहीं है, जो घास खुद से उग जाती है और फिर वो कंपटीशन कर रही होती है हमारी उगाई हुई फसल के साथ, तो इसलिए हमें वीट को हटाना होता है। फिर आता है जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। अब कीड़े मकोड़े पेस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो हम बताया जा रहा है अब हमें। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। आपने देखा होगा ना कई बार पत्तियों में छेद हो जाता है या फिर स्टेम्स में छेद होते हैं, फिर कुछ सड़ रहा होता है, तो वो कीड़े मकोड़े ही तो करते हैं, पेस्ट ही तो करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको वो सक कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। तो भाई वो फ्रूट्स में, स्टेम में घुस जाते हैं या फिर लीफ को कट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, या फिर सेल्स आपको सक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी फसल ख़राब होने लगती है। तो डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉज। अब डिजीज़ जो है प्लांट्स में वो कैसे होती है, तो डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। तो अलग अलग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस जो हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं क्रॉप्स में।
इंपॉर्टेंट है भाई, कौन फैलाता है बीमारियाँ? तो वेरियस बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये डिसीज़ फैलाते हैं, इनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। जो पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, ये हमारे प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, एयर एंड वाटर। तो सॉइल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, अलग अलग वेज के थ्रू जो है ये फैलते हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। अब वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के मेथड्स भी होते हैं। अब कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। तो भाई पैथोजन के नाम क्या थे? पैथोजन किनको बोलते हैं? इंसेक्ट्स को, फंगस को, है ना। तो इनको काटने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए भी जो केमिकल्स हैं उनका क्या क्या नाम है? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड। साइड होता है मारना, तो इंसेक्ट को, फंगी को मारने के लिए फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स होते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स और सॉइल। तो इनको हम लोग ना स्प्रे कर देते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो वो होते हैं, किसान होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें ना फुस फुस करके स्प्रे कर रहे होते हैं। तो वही होता है, बीमारी से बचाने के लिए वही काम कर रहे होते हैं प्लांट्स को। हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम। बट एक्सेसिव यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो फसल, फिर हम अल्टीमेटली उसको हम ही खा रहे हैं ना, उन क्रॉप्स को। तभी तो कहते हैं कि जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको धो के यूज़ करना चाहिए, ताकि हम ये इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड जो कि उस पर पड़े हुए होते हैं ना, उसको हम लोग क्लीन कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको धो के। Since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution। अब सिर्फ हमें ही थोड़ी ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी तो ये लोग जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन? ये जो दवाइयाँ होती हैं, जो स्प्रे होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं। भले ही जानवरों को मार रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। मिट्टी को, पानी को, हवा को। हम फिर उस हवा को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो हार्मफुल है। हम भी तो लिविंग बींग्स हैं। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। हाथ से जो है वीड कंट्रोल का। वीड क्या होते हैं यार? वीड तो देखो सिंपल सा है। वीड क्या होते हैं? वीड पेड़ पौधे होते हैं एक्स्ट्रा वाले, जो हमें नहीं चाहिए होता, तो उसको तो हम हाथ से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रेपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन कैन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। What are the various methods by which we can control weed? तो आप कैसे कर सकते हैं? बाय मैकेनिकल रिमूवल, हाथ से उखाड़ के फेंक दिया, मैकेनिकल रिमूवल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद आपने जो बेड प्रेपरेशन करा है, यानी कि आपने जो फसल लगाने के लिए जो एरिया तैयार किया है, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि उसमें वीट कम से कम उगे। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब सही समय पर लगाएं, सही समय पर क्रॉप को काटें। इंटरक्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें। इससे भी, इंटरक्रॉपिंग से, क्रॉप रोटेशन से भी वीड कंट्रोल होता है। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो इस तरीके की वेराइटीज़ का इस्तेमाल करें भाई, जिन पे कीड़े लगे ना, है ना। एंड द समर प्लोइंग इन विच फील्ड्स आर प्लोड डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। तो वीड्स और पेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं समर प्लोइंग की मदद से भी। अब क्वेश्चंस जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट? वाई? फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट इरीगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स। तो ये भी देखो बेनिफिशियल हो सकती है। हाई क्वालिटी सीड का इस्तेमाल करें मगर इरीगेशन ना करें तो फिर फसल को जो है इतना अच्छी उपज नहीं आएगी। फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड, अडॉप्ट इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर, ये भी किया जा सकता है। फार्मर यूज क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरीगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेस्ट मोस्ट बेनिफिशियल कंडीशन होगी किसी फार्मर के लिए, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग मिल्क के काऊ में नहीं, काओ के मिल्क में फैट होता है 3.6%, प्रोटीन इतना होता है, शुगर, मिनरल्स, ये हम लोग को बताया गया है कि क्या क्या होता है। अब ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्टिविटी तो हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वैसे क्या ही है इसमें, देखो विजिट अ वीड इन्फेस्टेड फील्ड। ऐसे फील्ड में आप विजिट करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीड है, यानी कि बहुत ही अनवांटेड प्लांट्स हैं, और जुलाई और अगस्त में, और एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से वीड्स, कौन कौन से इंसेक्ट या फिर पेस्ट जो हैं उस फील्ड में प्रेजेंट है। मेक अ हर्बेरियम ना हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। उस पर क्या होगा कि हम छोटे से एरिया में फसल उगाते हैं, बस यही है। तो अलग अलग सीज़न में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी फसलों को काटा जाता है, ये हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है हम लोग देखते हैं
मैं थोड़ी जल्दी बोल रही हूँ क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स को स्टोर करके रखना। तो स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। स्टोरेज लॉसेज मतलब कटाई हो गई फसल की, बट उसको स्टोर अगर आप सही से नहीं करेंगे तो कीड़े वहाँ पर खा जाएंगे, चूहे खा जाते हैं फसलों को। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज, अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? तो भाई बायोटिक फैक्टर्स, जान वाले जिनमें जान होती है, इंसेक्ट, रॉडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये खा जाते हैं। माइट्स होते हैं ये कीड़े मकोड़े, ये चूहे गंदे गंदे। फंजाई लग जाता है, रॉडेंट्स चूहे होते हैं। इंसेक्ट्स खा जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है। एबायोटिक जैसे कि मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर, कहीं पर भी अगर नमी है ना तो वो चीज़ जल्दी सड़ती है। तो एबायोटिक क्या क्या हो गए भाई कि मॉइस्चर हो गया ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। तो भाई क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका वेट चेंज हो जाता है फसल का, तो वो अच्छा नहीं रहता है फसल के लिए। दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड, ये फैक्टर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। तो वेयर हाउसेज का सिस्टमैटिक मैनेजमेंट हो, सही तरीके से जो है कंट्रोल करके रखा जाए फसल को। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। दे इंक्लूड, अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस्ड बिफोर स्टोरेज। तो अच्छे से साफ करके क्या क्या तरीके से हम फसल को बचा सकते हैं? पहला, अच्छे से उस फसल को हम क्लीन करेंगे स्टोर करने से पहले। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड, पहले आप उसको आपने क्लीन कर लिया, फिर उसको आप सुखाएंगे, पहले सूरज की रोशनी में, फिर उसके बाद छाँव में भी आप उसको सुखाएंगे। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट किल पेस्ट, और फिर आप उसका फ्यूमिगेशन भी करेंगे, मतलब उसमें कुछ दवाइयाँ भी लगाएंगे ताकि कीड़े मकोड़े उस पर ना लगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स? तो बायोलॉजिकल मेथड और प्रोटेक्टिव मेथड में क्या है कि भाई आपने वीडीसाइड, वीड्स को हटा दिया, फिर उसके बाद आपने फसल को जब रखा तो साफ जगह पर रखा, साफ करके रखा, और उसको सुखा करके और उसको फ्यूमिगेशन कर दिया। प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना ताकि हमारी फसल अच्छे से रहे, अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकें, तो रहना चाहिए। व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? देखो, बायोटिक फैक्टर्स हो गए और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। तो बायोटिक फैक्टर्स, ये वाला यहाँ पर हमारा आंसर है। बायोटिक फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो गए? बायोटिक फैक्टर्स में हमारे इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, और एबायोटिक फैक्टर्स मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब जो ये एनिमल हस्बेंड्री है, फिर उसके बाद कैटल फार्मिंग, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम पूरा का पूरा सारा एक ही बार में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही जैसा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।